हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं हमारा फोर्थ चैप्टर ज्योग्राफी का एग्रीकल्चर। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 44 जिस पर हमारा टॉपिक रहेगा इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एग्रीकल्चर, कि जो इम्पैक्ट है हमारी ग्लोबलाइजेशन का वो एग्रीकल्चर पर क्या रहा है, उसका प्रभाव हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ग्लोबलाइजेशन इज़ नॉट अ न्यू फिनोमिना। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई एक नई घटना नहीं है। ग्लोबलाइजेशन जो है इट वॉज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। ये जब कॉलोनाइजेशन का टाइम पीरियड था यहाँ इंडिया के अंदर, उस समय भी यहाँ पर ग्लोबलाइजेशन होता था। इन द 9th सेंचुरी व्हेन यूरोपियन ट्रेडर केम टू इंडिया एट दैट टाइम टू। अब 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन व्यापारी इंडिया के अंदर आते थे उस समय भी ये होता था। इंडियन स्पाइसेस वर एक्सपोर्टेड टू द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। अब जो इंडियन स्पाइसेस से मसाले जो थे इन्हें एक्सपोर्ट किया जाता था अलग अलग कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के कई हिस्सों में। एंड द फार्मर ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज्ड टू ग्रो दीज क्रॉप्स। और जो फार्मर्स थे साउथ इंडिया के उन्हें एनकरेज किया जाता था कि वो इस प्रकार की जो फसलें हैं उनको उगाएं। टिल टुडे it is one of the important item of export from India। आज के दिन में भी ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट आइटम है, मसाले जो हैं जिसे कि एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से। नेक्स्ट पैराग्राफ। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट ऑफ इंडिया attract the British and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industry। अब जब यहाँ ब्रिटिश पीरियड था उस दौरान क्या हुआ था कि जो कॉटन बेल्ट थी इंडिया की उसने अट्रैक्ट किया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। तो अब वहाँ पर जो यहाँ की जो कॉटन थी इंडियन वो एक्सपोर्ट की जाती थी ब्रिटेन को। कैसे? एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी वहाँ की, वहाँ पर एज ए रॉ मटेरियल इंडियन कॉटन जो है उसे वहाँ पर एक्सपोर्ट किया जाता था। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर, लिवरपूल फ्लोरिश ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन फ्रॉम इंडिया। ये फ्लोरिश ही वहाँ पर इसलिए हुई है, इस वजह से हो पाई है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन है वो वहाँ पर बहुत ही आसानी से मिल जाता है, यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट विच स्टार्टेड इन 1917 इन बिहार। तुमने 1917 में जो चंपारण मूवमेंट हुआ था बिहार के अंदर उसके बारे में भी सुना था, पढ़ा भी है आप लोगों ने। दिस वॉज started because farmers of the region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industry which were located in Britain। अब ये जो चंपारण मूवमेंट हुआ था क्यों शुरू हुआ था? क्योंकि वहाँ के जो फार्मर्स थे उस रीजन के, उन्हें फोर्स किया जा रहा था कि वो इंडिगो को उगाएं अपनी लैंड पर, क्योंकि ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी हो चुका था, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री उस समय ब्रिटेन के अंदर थी, ठीक है। दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन टू सस्टेन देयर फैमिलीज। और जो चंपारण के जो फार्मर्स थे वो अनेबल थे कि वो फूड ग्रेन नहीं उगा सकते थे जिससे कि वो अपनी फैमिली को का गुजारा कर सके, ठीक है। तो इसलिए चंपारण का मूवमेंट जो था वो हुआ था। अंडर ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली आफ्टर 1990s, ग्लोबलाइजेशन के अंडर स्पेशली कब 1990s में, द फार्मर इन इंडिया हैव बीन एक्सपोज्ड अ न्यू चैलेंज। उनको एक नए चैलेंज का सामना करना पड़ा। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, हालांकि वो इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर थे किसके? राइस के, कॉटन के, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस और जो भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट थे वो सब तो ये लोग उगा ही रहे थे, लेकिन ये लोग मुकाबला नहीं कर पा रहे थे किससे? विद द डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड जो कंट्रीज थे उनके साथ ये मुकाबला नहीं कर पा रहे थे बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़, क्योंकि वहाँ पर हाईली सब्सिडाइज जो एग्रीकल्चर होती थी उन कंट्रीज़ के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट जो थी उनको सब्सिडी देती थी बहुत ज़्यादा। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर
finds itself at the क्रॉस रोड। आज के दिन में जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो भी बस अपना ठीक ठाक सा काम चला रही है टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल। अब अगर एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल बनाना है और प्रॉफिटेबल बनाना है, प्रॉपर ट्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशन ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। तो ये अगर हमने जो सक्सेसफुल करना है, एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल बनाना है, तो जो है पूरा का पूरा भरोसा जो है देना होगा किसे, किसकी कंडीशंस पर, जो इम्प्रूवमेंट करना होगा जो मार्जिनल और छोटे फार्मर्स हैं उनकी जो कंडीशंस है उनको इम्प्रूवमेंट का भरोसा देना होगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रॉमिस मच। हालांकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई थी उसने काफ़ी प्रोमिस जो हैं वो किए थे, बट टुडे इट्स अंडर, लेकिन आज के दिन में ये फिर से क्या हो गई, इसकी कंट्रोवर्सीज हो गई है ग्रीन रेवोल्यूशन की। क्यों आ चुका है कंट्रोवर्सीज में? जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ चुके हैं, क्या होता है कि इसको पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, इरीगेशन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। तो वही बात यहाँ पर बताई गई है। इट वॉज बींग अलेग्ड, इस पर आरोप लगाए जाते हैं, दैट इट हैज़ कॉज लैंड डिग्रेडेशन, इससे क्या होगा, लैंड जो है वो ख़राब हो जाती है, ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल, क्योंकि जो है केमिकल का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ड्राइंग एक्विफर, जो पानी के स्रोत होते हैं अंडरग्राउंड में जैसे भी, वो ख़त्म हो जाते हैं। एंड वैनिशिंग बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी ख़त्म हो जाती है इससे। द कीवर्ड टुडे इज़ जीन रेवोल्यूशन। आज के दिन में जो कीवर्ड है वो क्या चल पड़ा है, जीन रेवोल्यूशन शुरू हो गया है, विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या जोड़ा गया है, जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो जोड़ी गई है। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन vogue today because it is practiced without फैक्ट्री मेड केमिकल सच एज फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। आज के दिन में जो है फेमस हो चुकी है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऐसा क्यों है, क्योंकि बिना पेस्टिसाइड्स के और बिना फैक्ट्री में जो केमिकल्स वगैरह और फर्टिलाइजर्स बनते हैं, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, उनके बिना इसको किया जाता है। हैंस इट डज़ नॉट अफेक्ट द एनवायरनमेंट इन ए नेगेटिव मैनर। इस प्रकार से ये जो एनवायरनमेंट है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरनमेंट पे किसी भी प्रकार का जो बुरा प्रभाव है वो नहीं छोड़ती है, इसलिए ये फेमस होती जा रही है। नेक्स्ट पेज। ए फ्यू इकोनॉमिस्ट थिंक दैट इंडियन फार्मर्स हैव ए ब्लैक फ्यूचर इफ they continue growing food grain on the holding that grow smaller। अब कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उनका जो फ्यूचर है वो ज़्यादा ब्राइट नहीं है यहाँ पर, अगर वो लगातार फूड ग्रेन्स को उगाए जाएंगे और जो भी उनकी ज़मीन है, एंड ग्रो स्मॉलर एंड स्मॉलर एज द पॉपुलेशन राइज, थोड़ा थोड़ा जैसे उस पर छोटी छोटी जो लैंड्स हैं उन पर उगाते जाएंगे, और जैसे कि पॉपुलेशन बढ़ रही है। इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट, अब यहाँ पे बताया गया कि रूरल पॉपुलेशन कितनी है, 833 मिलियंस 2011 के अंदर, ठीक है। विच डिपेंड्स अपॉन, अभी किस पर डिपेंड करती है, लगभग 250 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ये जो एग्रीकल्चर है डिपेंड करती है। और इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो पर पर्सन कितना हिस्से आता है, हाफ हेक्टेयर ही हिस्से आता है। नेक्स्ट पैराग्राफ। इंडियन फार्मर शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। अब जो इंडियन फार्मर्स हैं उनको करना क्या चाहिए, उन्हें जो उनका क्रॉपिंग पैटर्न है तो उन्हें डाइवर्सिफाई, उसमें चेंजेस लाने चाहिए। फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स, अब सीरियल अनाज वगैरह तो वो उगाते ही हैं, उसके अलावा उन्हें क्या उगाना चाहिए, जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं, जिनकी मतलब कि ज़्यादा कीमत, उन्हें वैल्यू ज़्यादा है, उन चीज़ों को उन्हें उगाना चाहिए। दिस विल इंक्रीज़ इनकम, इससे उनकी इनकम बढ़ेगी, एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और जो एनवायरनमेंट को डिग्रेडेशन होता है, ख़राब होता है, वो भी बचेगा। साइमल्टेनियसली साथ साथ एनवायरनमेंट की भी जो डिग्रेडेशन है वो नहीं होगी। बिकॉज फ्रूट, मेडिसिनल हर्ब, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स, जैसे कि अब बायोडीजल क्रॉप्स कौन सी हैं, जट्रोफा और जोजोबा। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है बायोडीजल क्रॉप के, आपको जट्रोफा और जोजोबा लिखना है।
अब ये जो हैं फसलें, जैसे फ्रूट्स हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं, या फ्लावर्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, बायोडीजल क्रॉप्स हैं जैसे कि जट्रोफा और जोजोबा, इन्हें कम इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है किसके बजाय, शुगर केन की बजाय या राइस की बजाय। इंडिया डाइवर्स क्लाइमेट कैन बी हास्ट टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप। अब जो है इंडिया में जो डिफरेंट टाइप का अलग अलग जो है क्लाइमेट है, जिससे क्या हो सकता है काफ़ी प्रकार की जो हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं उनको बड़ी आसानी से उगाया जा सकता है। तो अब आपका ये चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना, कोई प्रॉब्लम तो मुझसे डिस्कस कर लेना। थैंक यू।